सब इस योग मार्ग पर चलना। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 50 दिन में 85 बार बोला होगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलो, फिर कोई हमको ललकार नहीं सकेगा, कोई हमारी औकात हैसियत बताने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। सारी दुनिया को भारत के सामने माथा झुकाना पड़ेगा, भारत की शरणागति में आना पड़ेगा। हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के घर की हर वस्तु, हर पदार्थ स्वदेशी हो हमारा। प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से भी इसके लिए आह्वान किया। एक बार अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री को जो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन धर्म के प्रबल पोषक हैं। और ये स्वदेशी का अभियान तो महात्मा गांधी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह से लेकर के हमारे सब महापुरुषों ने, सब ने कहा यही एक तरीका है। रोज आपको हम कहते हैं सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फ्लोर क्लीनर, ये सब छोड़ो और इनके सब के स्वस्थ विकल्प भी पतंजलि ने उपलब्ध कराए हैं। हमारे सारे साइंटिस्टों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के पूज्य आचार्य भाषण जी से लेकर के आदरणीय भरत जी से लेकर के सारे हमारे कर्मयोगी भाई बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। 5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कार्य में कर्मयोगी भाई बहन लगे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सेवा में जुटे हैं, तब जा करके ये इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, छोटा काम नहीं है। घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा के लिए 180029611111 यहाँ आने के लिए 89546611 कितने प्रयत्न हैं। आओ, सब लाभ उठाओ। और ये एक विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं। इसके पीछे बहुत गहरा अनुसंधान किया। वो अनुसंधान रोज डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहाँ पर कहते हैं, एक बार उनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जरा आप कपालभाति या अनुलोम विलोम करते रहिए, और जैसे मैंने बताया ना, सुबह आंवला एलोवेरा की लोई पियो, फिर गोघृत पान करो, फिर न्यूट्रिला डेली एक्टिव मल्टीविटामिन नेचुरल, करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रेट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा रखो, 100 साल तक तुम बीमार हो गए ही नहीं, कितनी अच्छी बात। और किसी कारण से कोई रोग आ भी गया, कोई जेनेटिक कारण से आ गया, कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, कभी कोई असावधानी हो गई तो। प्रोक्रास्टिनेशन, ये नाम जितना डिफिकल्ट है उससे डिफिकल्ट है उसके साथ जीना। क्यों हम हर टास्क को टालते हैं? हमें पता, कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, कभी कोई असावधानी हो गई तो अपने आप को उभार लो। उसके लिए आयुर्वेदो अमृतानाम, आयुर्वेद का जब अमृत मिला अपने पुरखों से हमें, तो फिर जहर क्यों खाना। डॉक्टर ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन, और स्वामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के जो काम करने के तरीके हैं वो कैसे हैं, और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हमने बात किया। चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात हो, या फिर बुखार के लिए ली जाने वाली साधारण दवाई की बात हो, उन सब का लंबे समय से इस्तेमाल दुरुपयोग अलग तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। समझे, हमने वो देखा। आज हम उस डिस्कशन में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। आज हमारे साथ MBBS MD डॉक्टर हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर हैं। उनके लिए ये स्पेशल है कि कैसे एंटीबायोटिक्स का लंबे समय के इस्तेमाल से कैसे दिक्कत आती है। और स्वामी जी, जो बात है एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग, एंटीबायोटिक का जहाँ जरूरत ना हो वहाँ पर उपयोग, उसकी वजह से स्वामी जी दिक्कत आती है, वो हमने देखा हुआ है। और आप देखेंगे 6 कल्प, वो ऐसी औषधि जो टीबी के अगेंस्ट काम करती है। टीबी भी स्वामी जी बैक्टीरियल डिजीज है। हम आज वो कंपैरिजन देखेंगे कि हाँ, लोग कहते थे आयुर्वेद में टीबी के लिए क्या है, तो ये टीबी के लिए भी आयुर्वेद में समाधान है। वो वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ हमारे डॉक्टर्स ने साबित कर दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन। नहीं तो बहुत से लोग टीबी की दवाइयां खाते रहते हैं, 3 महीना 6 महीना 9 महीना कोर्स किया, बाद में पता लगा टीबी की थी। ये तो स्वामी जी, टीबी के अगेंस्ट ये काम करती है। टीबी की जो और बड़ी दवाइयां हैं, उनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, स्वामी जी उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प करती है। आज हम वो देखेंगे। एंटीबायोटिक का जो पूरा संसार है वो समझेंगे, और एक एक एंटीबायोटिक कैसे काम करती है वो देखेंगे। और स्वामी जी, जो पूरा प्रोसेस है, किस वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एंटीबायोटिक्स के लंबे समय के दुरुपयोग या जहां जरूरत ना हो वहां पे उसका उपयोग ये बीमारियों को जन्म देता है, स्वामी जी वो भी देखेंगे। तो अगर हम देखें इन्फेक्शंस की बात करें, जो इन्फेक्टिव डिजीज हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, उनमें उनके 5 बड़े कारण हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक तो है वायरस, वायरल डिजीज। इसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत क्लोज से देखा था। कोविड वायरस जब हमारे सामने आया था 4 या 5 साल पहले, तो वो एक वायरल डिजीज थी। दूसरे हैं बैक्टीरियल डिजीज, जो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तीसरे रहे पैरासिटिक डिजीज, जैसे कि मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया होते हैं। फिर रहे फंगल डिजीज, जो फंगस की वजह से हैं, जो स्किन के रैशेज हैं, जो अलग टाइप के बीमारियों का कारण बनते हैं, और उनको मैनेज करना भी उतना ही डिफिकल्ट बन जाता है। और फिर 5वें रहे प्रियन डिजीज। इसके बारे में लोग कम जानते हैं और कम बात करते हैं, पर यह भी एक बड़ी इन्फेक्टिव डिजीज है, और आने वाले समय में शायद इससे लड़ने में पूरी मानव जाति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ऐसी बीमारियां, ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बीजाणु, रोगाणु हम जिनको कहते हैं स्वामी जी, वो सब यही इसी ही श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, पूरी दुनिया में लगभग हर साल 17 मिलियन लोगों की मौत इसी बीमारियों की वजह से हो जाती है, जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे बड़े माने जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर घुस के, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस के मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का कारण बन जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के किया जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं
नहीं है, कोई शक नहीं है कि एंटीबायोटिक्स के आविष्कार की वजह से मानव जाति को बहुत फायदा हुआ है। ऐसी बीमारियां जिनको पहले ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता था, वो अच्छे एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल से अब ठीक की जा सकती हैं और लोगों को उससे बहुत ट्रीटमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं। ये जो दवाइयां हैं वो काम करती हैं, उनका काम करने का थोड़ा तरीका अलग अलग तरीके का है, वो स्वामी आज हम देखेंगे। तो इन्फेक्शन की बात करें, इंसानों में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कहाँ हो सकते हैं वो आप देखें, वो ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, वो हमारे गट के अंदर हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, ओरल कैविटी के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, यूटीआई तो सबसे कॉमन है, जहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात होती है, लंग इन्फेक्शन होते हैं। समझिए आज जो हम बात करेंगे टीबी के बारे में, वो लंग्स का ही इन्फेक्शन है, फेफड़ों की ही बीमारी है। मेमोरी ग्लैंड के इन्फेक्शन के साथ साथ वल्वोवेजाइनल इन्फेक्शंस भी माताओं बहनों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके इन्फेक्शन तो ऑफकोर्स जैसे ही बारिश का मौसम आता है, जैसे हवा में नमी ज़्यादा होती है, इन्फेक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है और स्किन पे जो आप देखते हैं अलग अलग टाइप के डर्मेटाइटिस के साथ जो पर्चिंग है वो उसके साथ दिखाई देती है। तो जो बैक्टीरिया की बात करें, ये अलग अलग शेप्स में आते हैं और उनके शेप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर उनको नाम दिए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड हो, स्फीयर शेप में हो, गोले के शेप में हो, उनको हम कोकाई कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड्स के शेप में हो, लंबे लंबे हो, उनको हम बेसिलाई कहते हैं। और स्पाइरल शेप भी एक है। तो इसमें अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो देखने में तो यहाँ बड़ा सुंदर से रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब एक तरीके से हमारे शत्रु हैं, जो अलग तरीके से अलग पाथवेज का यूज करके हमारे सिस्टम को हाईजैक करते हैं और हमारे सिस्टम फिर इनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाता है। एंटीबायोटिक्स की बात करें, समझिए 1928 में सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, उसका आविष्कार हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगस से एक पहली एंटीबायोटिक ढूंढी थी, इसका नाम था पेनिसिलिन। और उसके बाद से अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक आती रही। पिछले 3 या 4 दशक से कोई नई एंटीबायोटिक्स नहीं आई हैं। 1984 में शायद सबसे लास्ट वाली एंटीबायोटिक थी जो रजिस्टर्ड हुई थी। उन्हीं के अंदर हमने अलग अलग मॉडिफिकेशन कर अलग एंटीबायोटिक के पाथवे को डेवलप करने का प्रयास किया है। और ये एक ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं या फिर बैक्टीरिया की लाइफ को रेगुलेट करती हैं। तो आज हम इनके बीच का थोड़ा सा अंतर देखेंगे कि अगर आप देखें कि एंटीबायोटिक को आप कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने कितने प्रकार के हैं। तो ऐसे दवाइयां जो बैक्टीरिया को बढ़ने ना दें वो है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो आप यहां देख रहे हैं। बेसिकली बैक्टीरिया को बांध के छोड़ देती हैं और फिर उनकी आगे ग्रोथ कम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी फिर उन बंधे हुए बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है और इन्फेक्शन हमारे शरीर से खत्म हो जाता है। दूसरा टाइप है बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को मार देती हैं, कुचल देती हैं, जो आप यहां देख रहे हैं। एक स्कीमेटिक सा बना हुआ है जो बता रहा है कि इनका काम करने का तरीका कैसा है। और अगर इनके काम करने के और तरीके से देखें कि इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, तो अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब एक दवाई कई अलग अलग बैक्टीरिया पे काबू कर रहे हो, तो वो ऐसी सिचुएशन वाली दवाइयों को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने वाली दवाई हैं। इनके भी अपने अपने क्लिनिकल यूजेस होते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में हमने देखा और नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में देखा। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके नाम काफी लोग आप जानते भी हैं। एमोक्सिसिलिन से लेके ऑगमेंटिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। कुछ दवाइयां तो स्वामी जी ऐसे इनके नाम इतने अच्छे से पहचाने गए हैं कि घर घर में जैसे हमारे यहाँ दाल चावल रोटी होती है, वैसे स्वामी जी काफी लोग इन एंटीबायोटिक्स को अपने घर में भी रखते हैं। तो अगर हम इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किस तरीके से काम करते हैं, तो स्वामी जी 6 बड़े बड़े क्लास हैं एंटीबायोटिक के, जिनको हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं। और इन हर एक क्लास के जो जो दवाइयां हैं उनके आप नाम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके काम करने के तरीके अलग हैं। इनके काम करने के बैक्टीरिया के काम करने के तरीकों को भी अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब बैक्टीरिया जो है स्वामी जी वो बहुत स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। हम लोग दुनिया में इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। पर जो बैक्टीरिया है वो अपने सर्वाइवल के लिए स्मार्टनेस ज़्यादा दिखाता है। तो स्वामी जी जैसे जैसे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देता है, मतलब उसके अगेंस्ट प्रतिरोध आने लगता है और फिर हमारे शरीर की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो उस बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाती और फिर स्वामी जंग और तेज हो जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स के जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसे रहे और उनका जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर वो कैसा आता है। तो स्वामी जी आप देख रहे हैं सल्फोनामाइड्स, तो एक बड़ी क्लास है दवाइयों की। आप देखिए वो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के साथ। जो बीटा लैक्टम्स है, जो सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं, जो पेनिसिलिन जैसे हैं, वो जाके स्वामी जी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो जो दीवार है जिसके पीछे उसकी पूरी लाइफ रहती है, स्वामी जी उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को कंट्रोल करता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन्स ये जाके स्वामी जी जो स्पेसिफिक आरएनए पाथवेज हैं, जो टीआरएनए हैं, उसके पाथवे को रेगुलेट करता है और जो बाइंडिंग है आरएनए की राइबोसोम के साथ वो स्वामी जी खत्म हो जाती है और टेट्रासाइक्लिन इस तरीके से उस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनने से रोकता है और बैक्टीरिया की स्वामी डेथ हो जाती है। मैक्रोलाइट्स जो सबसे बड़े एंटीबायोटिक है साइज के आधार पर, वो भी इन्हीं पाथवे को रेगुलेट करते हैं और जो राइबोसोम और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो एक एक चीज के लिए जरूरी होती है, ये वो पाथवे को कंट्रोल करते हैं। तो समझिए ये सब जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के आपने एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन देखे। अब ये है अगर इनका इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से तो बहुत अचूक दवा के तौर पर काम करते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलता है। पर अगर इनका दुरुपयोग किया जाए, स्पेशली स्वामी जी जब वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे हम जानते हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, पर अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो तो भी वो एंटीबायोटिक का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इस केस में हमारे शरीर में जब उस दवा की जरूरत नहीं है उसके बावजूद हम उसका सेवन कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर उस दवा को अलग तरीके से रिएक्ट करता है और अगर गलती से कहीं कुछ बैक्टीरिया आ रहा हो तो वो भी उससे एक्सपोज हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी अनटारगेटेड तरीके से समझिए कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। रैशेस हो जाते हैं हाथ में, नोजिया हो जाता है,
पेट में दर्द तो समझिए काफ़ी लोगों को रहता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। हमारे शरीर के वजन के आधार पर आप देखें तो लगभग 2 किलोग्राम बैक्टीरिया हमारे पेट में है, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जिनका काम हमें न्यूट्रिशन देना है। वो हमारे पेट में हमारे साथ रहते हैं, हम उन्हें जगह देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए खाना देते हैं, वो हमें उसके बदले सहबलता के तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रोसेसिंग करके देते हैं। तो वो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो जिनको हम अच्छे गट बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी एंटीबायोटिक के लंबे समय के इस्तेमाल से वो भी साफ हो जाते हैं। तो हमारा पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, दर्द होने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, वो सब समझिए बैक्टीरिया के एक ज़्यादा लंबे समय से हटाने के लिए जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से होता है। अब दूसरी जो बड़ी दिक्कत है समझिए वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस कैसे पैदा हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि एक दवा जो पहले 500 मिलीग्राम या एक गोली के तौर पर काम कर रही थी, वो समझिए उस डोज पे काम नहीं करती, उसकी या तो डोज बढ़ानी पड़ती है या दवा को बदलना पड़ता है। ये जो सिचुएशन है ये एक बड़े ही दिक्कत के तौर पर आ रही है, और WHO ने भी कहा है कि ये एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ के लिए एक थ्रेट है जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके जो कारक है एक तो ये है कि एंटीबायोटिक्स का ओवर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि किसी भी छोटी भी बीमारी के लिए थोड़ा बुखार आते ही, हल्की सी छींक आते ही लोग एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। उसका समझिए एक बहुत बड़ा कारण हमारी नवरात्रि की अंतिम पावन तिथि महानवमी पर कटरा के श्री नव दुर्गा मंदिर में दुर्गा चंडी ही लोग एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। उसका समझिए एक बहुत बड़ा कारण हमारी पैरेलल मेडिकल एक इकोनॉमी भी है। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मेडिसिन से लेकर 5 दिन तक, कुछ केस में 9 दिन तक, और टीबी के केस में तो समझिए 6-6 महीने तक वो कोर्स जाता है। तो अगर वो पूरी दवा का कोर्स ना किया जाए तब एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ट्रीटमेंट बेनिफिट आते ही, जैसे थोड़ा सा बुखार है वो कम हो गया, खांसी जुकाम थोड़ी कम हो गई, तो लोग दवा को छोड़ देते हैं कि जी अब हमारा काम हो गया। पर वो जो दवा है वो पूरी तरीके से शरीर में बैठे हुए बैक्टीरिया को हटा नहीं पाती, और उस केस में वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और फिर वो दवा वहाँ काम नहीं करती है। तो ये भी समझिए एक बड़ा कारण है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो समझिए हमारे जो पशु हैं उनमें आता है, जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, जो हमारी गाय भैंस हैं, जो लोग मांसाहार खाते हैं, उनका जो भोजन है उनका भी है कि समझिए वहाँ पे भी एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गाय को, भैंस को थोड़ी भी चोट लगी हो तो समझिए उनको मोटे मोटे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जो एंटीबायोटिक से भरे हुए होते हैं। वो सब प्रोसेस होकर उनके दूध के साथ आता है, हम उसी का सेवन करते हैं और वो फिर हमारे शरीर में जा रहा होता है। जो लोग मांसाहार खा रहे होते हैं समझिए उनके अंदर, उनके भोजन में भी एंटीबायोटिक का लेवल ज़्यादा पाया जाता है। और एक जो चौथा बड़ा कारण है जो आपसे पहले कह रहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कभी कभी तो पहचान लिया जाता है, पर कभी कभी वायरल इन्फेक्शन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मिसडायग्नोज किया जाता है। मतलब कि जहाँ वायरल इन्फेक्शन है वहाँ एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत नहीं होती है, पर समझिए वो हमारे शरीर में दवाइयाँ जारी होती हैं। तो बेसिकली समझिए कहीं और होता है, निशाना गोली कहीं और चल जाती है और वो जो गोली जाके कहीं समझिए और लग जाती है, तो उसकी वजह से जो आती है रेजिस्टेंस, ये एक बड़ा कारण बन जाता है। तो समझिए इस रेजिस्टेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये है, एक तो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट तो बढ़ती है, मोर्टलिटी रेट बढ़ जाती है, डिजीज आउटब्रेक बहुत हो जाते हैं और ट्रीटमेंट भी इनइफेक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सब लोग और बड़ी एंटीबायोटिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, और समझिए नहीं तो कभी कभी कॉम्बिनेशन की बात करनी शुरू कर देते हैं। एक एंटीबायोटिक के साथ दूसरी मिला के, दूसरी के साथ तीसरी मिला के दी जाती है ताकि जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन है उसको बाहर निकाला जाए। और ये समझिए नंबर्स हैं कि 2021 में पूरे दुनिया में लगभग 1.14 मिलियन लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ने की वजह से हुई थी। और 2050 के जो नंबर समझिए और देखने में भयानक है कि लगभग 2 मिलियन लोग पूरे इस दुनिया में इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के शिकार बनेंगे। तो इनसे लड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें एंटीबायोटिक्स मानव स्वास्थ्य के लिए एक वरदान के तौर पर तो आए हैं, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प की है, पर इनका ओवर यूज इनको लिमिटेड कर देता है। इसीलिए हमें थोड़ा कुछ और भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ओवर यूज करें या मिस यूज करें उसकी वजह से समझिए जो बीमारी है वो तो ठीक होती होगी, पर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो आता है रेजिस्टेंस वो समझिए हमारे हेल्थ को इंपैक्ट करता है। और अगर इनको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करें तो हमारे लिवर किडनी पर भी इनका एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। और समझिए जो मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो गट बैक्टीरिया हैं, अगर वो भी इन्हीं एंटीबायोटिक की वजह से खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में डिसबायोसिस कहते हैं, अगर डिसबायोसिस हो जाती है तो समझिए हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये सब तो एक तरफ है ही है। तो क्या हम हर्बल वर्ड से कुछ ऐसा देख सकते हैं, नेचुरल मेडिसिन देख सकते हैं जो एंटीबायोटिक को या तो हेल्प करे या फिर इनके एडवर्स इफेक्ट को कम करे, या इनके ऊपर जो बोझ है मानव स्वास्थ्य को आगे लेके जाने का उसके ऊपर कुछ ना कुछ उस लोड को शेयर करे। तो समझिए आज हम बात करेंगे 6 कल्प के बारे में, जो छोटी कटेली नाम के एक पौधे का एक्सट्रैक्ट है उसके साथ बनाई गई है। और ये समझिए बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, ये नेचुरल और सेफ है, इसके कोई एडवर्स इफेक्ट और रिस्क नहीं है, और जो बीमारी का अंडरलाइन कॉज है ये उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। और समझिए आज हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो भारतवर्ष में काफी ज्यादा पाई जाती है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो हमारी रेगुलेटेड मेडिसिन हैं, 4 बड़ी एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाता है, उनके साथ साथ अगर 6 कल्प को दिया जाए तो समझिए हम उस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं और उन दवाइयों के लंबे समय के होने वाले एडवर्स इफेक्ट से बच सकते हैं। तो हम क्विकली समझिए आने वाली कुछ स्लाइड में ये देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस बैक्टीरिया का, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, और जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है, और समझिए ये बेसिलस फॉर्म में है जो आप देख रहे हैं, ये लंबा रॉड के स्ट्रक्चर का होता है। ये समझिए इस पूरे बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इतनी मोटी, इतनी लेयरिंग इसकी, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं। जैसे समझिए प्याज के छिलके होते हैं, वैसे ही समझिए इसके अंदर अलग अलग छिलके टाइप की आप इसकी सेल वॉल देखते हैं, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और समझिए बहुत सारी दवाइयाँ इसी पे ही काम करती हैं। और इन पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें कि ये जो टीबी है इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये लंग्स में जाती है, हमारे सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर जाके लंग्स के एल्वेलाई में अपना घर बना के समझिए वहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद ये शरीर के अंदर घुस जाता है और इम्यून सिस्टम को हाईजैक करके शरीर के अलग अलग अंगों में भी जाके
जाके बैठ सकता है, ये लिवर में मिल जाता है, किडनी में मिल जाता है, ब्रेन में जाके समझिए ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारियों को जन्म देता है और समझिए एडिनल डिजीज के साथ साथ लिम्फ में जाके भी समझिए ये सब बीमारी इसकी वजह से होनी शुरू हो जाती है। तो लंग की बीमारी लगती है, फेफड़ों की बीमारी लगती है, पर समझिए आजकल आप सुनते भी हैं बोन टीबी हो रहा है और बाद में समझिए इसके सिम्टम आने शुरू होते हैं। ये शुरुआत इसकी खांसी से होती है, थकान से रहती है, छाती में दर्द रहता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बुखार आता जाता रहता है, रात में बहुत पसीना आता है, अचानक वजन बहुत कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है और जगह जगह दर्द होते रहते हैं जिनका कारण पता नहीं लगता। तो समझिए ये जो पूरा एक सिम्टम है, जो एक पूरा सिंड्रोम जैसा है कि टीबी के सिम्टम के तौर पर दिखाई देता है। और समझिए इसको कंट्रोल करने के लिए 4 एंटीबायोटिक दी जाती है, जो डार्ट प्रोग्राम हमारे सरकार का भी है और सब लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये 4 एंटीबायोटिक्स हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथमेटॉल और ये जो चौथी आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, इन सब का आप देखिए डेवलपमेंट कितना पुराना है। ये 1952, 1952, 1966, 1952, 1961, ये इतनी पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद से कुछ ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इन चारों का कॉम्बिनेशन ही टीबी के थेरेपी के तौर पर दिया जाता है और लोग समझिए इसी का सेवन करते हैं 6 महीने से लेके 18 महीने तक, डिपेंड करता है कि टीबी की हालत कैसी है। और ये जो दवाइयाँ हैं इनका जो सिचुएशन है ये अच्छे तरीके से बीमारी तो हेल्प करता है, पर इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और वो फिर एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम MDR टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए फिर दूसरी एंटीबायोटिक साथ साथ दी जाती हैं। और आप देखें समझिए जहाँ पहले 4 से बात चल रही थी, अभी 8-9 तक एंटीबायोटिक साथ साथ दी जाती हैं। इनके लंबे समय के इस्तेमाल से बैक्टीरिया दोबारा इनके अगेंस्ट भी एक और रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, उसको हम XDR टीबी कहते हैं, जिसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम है समझिए, इसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहा जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर हैं, वो लिटरली डरते हैं कि अगर किसी को ये हो जाए तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब ये जितनी दवाइयां हैं वो दी तो जाती हैं, पर समझिए इनके अपने एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन के सबसे बड़े एडवर्स इफेक्ट लीवर पर आते हैं। जो लोग टीबी की दवाइयां लेते हैं उनको समझिए कहा जाता है कि हर 6 महीने बाद जाके, हर 3 महीने बाद जाके अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और देखें कि जो लीवर के पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं। और समझिए लगभग हर किसी में वो पैरामीटर बढ़ जाते हैं और जो दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। और समझिए इनके अलग अलग और भी हैं, आप देखिए पूरा एक लंबा लिस्ट है जो ये बता रहा है कि अगर लंबे समय तक इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए तो ये दिक्कत आने के रिस्क रहते हैं। तो क्यों ना समझिए हम नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएं। जैसे पुष्पाम जी कहते हैं कि नेचर सबसे अच्छी केमिस्ट है, तो जो दवाइयाँ हम लोग अपने लेबोरेटरी बना रहे हैं, नेचर ने, प्रकृति ने सालों साल पहले अच्छे तरीके से प्लांट्स के अंदर पैक करके रखे हुए हैं। खाली अभी बात इतनी है कि हमें उन्हें पहचानना है, ढूंढना है और इस्तेमाल करना है। तो समझिए आज हम बात करेंगे 6 कल्प के बारे में, जिसके अंदर छोटी कटेली नाम के पौधे का एक्सट्रैक्ट है जो बहुत अच्छे तरीके से इन टीबी वाले बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और उनके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उनको कंट्रोल करता है। तो समझिए छोटी कटेली, इसका नाम है सोलेनम वर्जीनियम, जो एक सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, जिस फैमिली में हमारे टमाटर, बैगन, आलू भी आते हैं, उसी फैमिली का है। अश्वगंधा भी समझिए इसी फैमिली से आता है और ये एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट में, हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये हमारे अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा और कफ के अगेंस्ट समझिए इसके बारे में लिखा हुआ है। तो फिर हम लोगों ने ऐसा कहा कि अगर ऐसा है तो क्या हम इसको टीबी के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं। हमारी लैब में इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया, डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और ये दिखाया कि अगर हम एक स्पेसिफिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की स्ट्रेन पे काम करें, जिसको MC2155 कहते हैं, जो एक तरीके से नॉन इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होता है, पर रिसर्च के लिए एक अच्छा मॉडल माना जाता है। हमने समझिए इस पर काम किया, इस नॉन पैथोलॉजिक वर्जन पे काम किया और देखा कि अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को यूज़ करें, जिसको हम केमिकली डिफाइन करें, देखें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और कितना कितना पाया जाता है, उसके बाद समझिए हमने इस पर काम करना शुरू किया। और आप देखिए ये वो प्लेट है जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और आपको एक एक डॉट कॉलोनी के तौर पे दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे समझिए आप इसको ट्रीट कर रहे हैं इस एक्सट्रैक्ट से, छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट से, इसको हम कोड में SV कह रहे हैं। अब देखें समझिए जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉलोनीज का नंबर कम होता जा रहा है। जो आपको वाइट वाइट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं समझिए वो कम होते जा रहे हैं। आप इनको हर प्लेट को गिनकर आप ऐसे क्वांटिफाई कर सकते हैं और आप देखेंगे जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर प्लेट समझिए कम हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर एंटी माइक्रोबैक्टीरियल कैपेबिलिटी है और ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट भी है और डोज डिपेंडेंट भी है। आप इसे टाइम के साथ साथ देखें बढ़ा के और डोज के साथ देखें बढ़ा के, तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद आप अगर ये भी देखें कि अगर हम स्ट्रेस देते हैं, इस बैक्टीरिया को अलग टाइप का स्ट्रेस दें, तो समझिए ये स्ट्रेस को अलग तरीके से डील करता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में भी ये एक्सट्रैक्ट काम करता है और ये बता रहा है कि बैक्टीरिया के जो अपने तरीके हैं चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करने के, उस दौरान भी इस एक्सट्रैक्ट की अपनी कैपेबिलिटी दिखाई देती है। समझिए उसके बाद हमने देखा अगर ऐसा है तो क्या हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो समझिए इस बैक्टीरिया को हमने ग्रो किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर देखा, तो आप देखें समझिए ये बैक्टीरिया देखने में ऐसा लंबा लंबा उंगली जैसा दिखाई देता है। और अगर आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं छोटी कटेली की एक्सट्रैक्ट से, तो आप देखें समझिए इस बैक्टीरिया के सरफेस पे जो भी स्ट्रक्चर थे समझिए वो कम होने शुरू हो गए और जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं समझिए वैसे ही स्कूपिंग जैसी कैपेबिलिटी यहाँ दिखाई दी और जो उनकी क्षमता थी बैक्टीरिया की ग्रो होने की, उनकी सेल वॉल की इंटीग्रिटी की, वो समझिए इंटीग्रिटी खत्म हो गई। और आप यहाँ देखें समझिए जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे बैक्टीरिया की सरफेस टूटने लगी और उसके अंदर समझिए छोटे छोटे छेद होने शुरू हो गए,
जो हमें बताता है कि इस एक्सट्रैक्ट से, छोटी कटेले एक्सट्रैक्ट से हम माइक्रोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसकी इंटीग्रिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है, इसके बारे में बात कर रहा था, जो एंटीबायोटिक है आइसोनियाजिड, वो कैसे काम करती है। और समझिए ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हमने एक एंटीबायोटिक को मर्ज किया एक हर्बल मेडिसिन के साथ और देखा कि जो बायोबिलिटी है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक कितनी जा रही है, वो डिपेंड करता है और वही बताता है कि बैक्टीरिया कितना मरेगा। तो बैक्टीरिया की डेथ के लिए सही मात्रा में दवा का जाना जरूरी है, पर अगर वही मात्रा हमारे अच्छे सेल के अंदर चली जाए तो हमारे सेल्स को भी दिक्कत आ सकती है। तो समझिए अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा जाए और हमारे सेल्स के अंदर कम जाए, तो हम कम डोज से ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। समझिए इसी हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया और ये समझिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा वाला डेटा है, जहां हमने पहली बार देखा कि अगर हम आइसोनियाजिड के साथ छोटी कटीले का एक्सट्रैक्ट देते हैं तो समझिए आइसोनियाजिड जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा जाता है। मतलब कि जो बायो अवेलेबिलिटी है बैक्टीरिया के अंदर इस एंटीबायोटिक की, वो एक हर्बल एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में बढ़ जाती है। ये समझिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्साइटिंग वाला डेटा था, इसलिए समझिए जोर से एक बार ताली सबके लिए जरूर बजा लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये पहली बार इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख रहे थे कि आप एक नेचुरल मेडिसिन को सिंथेटिक मेडिसिन के साथ मर्ज करें तो आपको ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलते हैं। और जो बात होती है सिनर्जी की, सहयोग की, ये दोनों दवाइयां एक दूसरे का सहयोग करती हैं। और समझिए ये देखिए ये वो डेटा है जहां आप एक एक सेल के अंदर इस मेडिसिन का कंसंट्रेशन नाप सकते हैं और देखें समझिए कि जो लेवल दवाई का जितना चाहिए होता है समझिए उतना लेवल ही अचीव किया जा सकता है कम डोज देकर भी। ये समझिए बड़ी बात है, मतलब जो एडवर्स फैक्ट हैं हम उनको डायल्यूट कर सकते हैं और समझिए अच्छी एफिकेसी हमें दिखाई दे सकती है। अब उसके बाद जो आती है बात कि अगर हम बात करें सेफ्टी की, क्योंकि जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है आइसोनियाजिड, उसका समझिए एक इंपैक्ट है हमारे लंग फंक्शन पर। तो समझिए हमने वो वाले काम भी किए और आप देखिए कि आइसोनियाजिड की वजह से जो लंग फंक्शन थोड़े से खराब हो रहे थे, जो एडवर्स इफेक्ट लंग्स पे लिवर फंक्शन पे आ रहे थे, वो लिवर फंक्शन के एडवर्स इफेक्ट समझिए देखिए जब आप ट्रीट करते हैं इस एक्सट्रैक्ट के साथ, तो वो जो खराब हुए लिवर फंक्शन है, एएसटी का लेवल जो बढ़ा हुआ था, वो आप देखें समझिए वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो हमें ये बताता है कि आइसोनियाजिड की अपनी जो एक्टिविटी है वो तो है, इस एक्सट्रैक्ट के साथ साथ होने से उसकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारे हेल्दी लिवर सेल के प्रति एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो बैलेंसिंग वाला काम है वो समझिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है और ये बताता है कि अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को, जो अब 6 कल्प के तौर पर कमर्शियली अवेलेबल है और बहुत सारे टीबी की रोगी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको समझिए ट्रीटमेंट बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि ये अच्छे तरीके से काम करता है। ये समझिए उस पूरे डेटा का समरी है कि चाहे हम बात करें बैक्टीरिया के सर्वाइवल की या उसके ग्रोथ की, उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी की और उसके साथ साथ जो हमारे अच्छे इंपैक्ट आने चाहिए, एडवर्स इफेक्ट को कम करने वाली बात है समझिए वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। और इन सबको आप लेकर चलें, समझिए ये फाइंडिंग लेके हमें बड़े जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, और समझिए हमने पहली बार ये बताया कि इस छोटी कटेली एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी तो बढ़ा ही रही है और समझिए जो बैक्टीरिया का अपना ग्रोथ का प्रोसेस समझिए वो भी ठीक किया जा सकता है। तो कलेक्टिव तौर पर हम देखें, जहां एंटीबायोटिक्स की बात है, हर्बल वर्ड में एंटीबायोटिक्स के ऊपर आजकल काफ़ी सारी बात चल रही है और समझिए मुझे बहुत ये दृढ़ विश्वास है और ये गर्व है कि शायद अगले कुछ ही महीनों में या अगले साल में हर्बल वर्ड से पहली एंटीबायोटिक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिक ही देंगे कि जहां स्टैंड अलोन तरीके से वो बैक्टीरिया को कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएगी। पर समझिए जो लंबे समय से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो हमें अलग अलग तरीके से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जहां हम समझिए साथ मर्ज करते हैं हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, तो हम हेल्दी, हैप्पी और फिट रह सकते हैं और जहां जरूरत हो समझिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वहाँ ही कर सकते हैं। समझिए आपने आज मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः बहुत बहुत बधाई। तो सभी भारतवासियों को, सभी संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे डॉक्टर